हेलो। ध्यान दो इधर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया है ना ऑफ फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब ये सिमिलैरिटी होता क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सबसे फर्स्ट लेक्चर। लेकिन फिर भी एक बार याद दिला देते हैं हम। सिमिलर कब बोलते हैं? सबसे पहला बात है कि शेप दोनों का सेम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि टू ट्राइंगल्स है। अब शेप एक सर्कल रहेगा एक रेक्टेंगल रहेगा तो सिमिलर कहाँ से होगा? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। तो अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, है ना, इस तरीके से। तो देखो एक यहाँ पे हो गया ए बी सी और ये है डी ई एफ। ठीक है, अगर मेजरमेंट ले लेते हैं तो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और इसका अगर ले लें तो 8 यूनिट, 12 यूनिट, 16 यूनिट। एंगल का अगर बात करें हाँ तो एंगल भी ले लेते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पे है, ये मान लेते हैं कि दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा ये वाला? 50 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे भी है इसी तरीके से कि 60 डिग्री, है ना, 70 डिग्री और ये हमारा 50 डिग्री। ओके, तो देख सकते हो। वैसे एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना एकदम फास्ट में लेक्चर 1। ओके, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कब बोलते हैं। तो यहाँ से सीधा हम लोग रिजल्ट को लिखेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू ट्राइंगल्स, टू triangles, two triangles are said to be similar, are said to be similar, है ना। दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर बोलेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन कौन सा? फिलहाल मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी ई एफ है। इन दोनों को हम लोग सिमिलर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? सिमिलर। और सिमिलर का ये वाला सिंबल होता है ना, कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलने वाले हैं। तो ये कब बोल सकते हैं हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर, है ना? तो बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है कि कंडीशन है, मतलब अगर अगर ऐसा कुछ होगा तब सिमिलर बोलेंगे। तो क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? तो कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, अभी उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर 1 ये रिपीट हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड जैसे कहने का मतलब रेशियो ढूंढना होता है। जैसे ए बी का रेशियो हम डी के साथ फाइंड करेंगे, ई एफ के साथ फाइंड करेंगे और डी एफ के साथ फाइंड करेंगे सभी का रेशियो। ठीक है, तो जैसे ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल है कि 2 और 8 अगर रेशियो निकालोगे ए बी और डी का रेशियो तो क्या मिलेगा? 2:4 मिलेगा, आई मीन 2:8 मिलेगा। तो कट छट के कितना आ जाएगा? 1:4। और ये देखो इसका बी सी का रेशियो ई एफ के साथ निकालेंगे तो कितना मिलेगा? कट छट के 1:4। यहाँ से देखो 4 और 16 का रेशियो निकालोगे तो 1:4 मिलेगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम ए बी का रेशियो किसके साथ? डी के साथ निकालें, मतलब ए बी का वैल्यू हो गया 2:2, डी का वैल्यू हो गया 8, मतलब ये कट छट करके 1:4 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम बी सी का रेशियो, अब
कोई बच्चा बोलेगा सर कि हम BC का रेशियो EF के साथ नहीं निकालेंगे, BC का रेशियो हम DE के साथ, हम बोले निकाल सकते हो, लेकिन रेशियो उस टाइम पे 3:8 होगा ना, क्या होगा 3:8 होगा। और हमें वो पॉसिबिलिटीज ढूंढना है कि कैसे हम बराबर कर सकते हैं, कौन सा साइड को इसमें सेलेक्ट करें, कौन सा साइड को उसमें सेलेक्ट करें, इस तरीके से कि तीन जो होंगे इस तरीके से, है ना, साइड्स का रेशियो, तीन साइड्स के रेशियो आपस में सेम सेम दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से सेलेक्ट करते हो, कैसे फाइंड करते हो, ताकि यहाँ पे रेशियो एट द एंड बराबर होना चाहिए, AB के लिए, BC के लिए और फिर AC के लिए। ठीक है, तो हम AB के लिए निकाल लिए, BC के लिए निकालेंगे और AC के लिए निकालेंगे, और जो रेशियो अभी हम यहाँ निकालने वाले हैं वो 1:4 ही आना चाहिए। तो BC का सिलेक्शन तुमको नहीं लगता कि 3 4 12 12 वाला सेलेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे कौन है, EF, मतलब BC EF 3 12 हो जाएगा, 3:12, और ये कट छट के 3 4 12, दैट इज 1:4। हाँ, उसके बाद AC है, तो AC का रेशियो हम DF के साथ फाइंड करेंगे, तो AC का वैल्यू 3 और DF का वैल्यू की देख लो 16 है। एक मिनट, AC का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे हम 4 लेंगे, 4, और DF का वैल्यू 16 है, तो 4 4 16, कट छट के 1:4। तो यहाँ पे हमें रेशियो बराबर देखने को मिल रहा है। और रेशियो को, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, AB/D। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, कंडीशन है ये कि दो ट्राइंगल को सिमिलर बोलेंगे तो कंडीशन नंबर 1, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब AB/DE, फिर हमें BC/EF, BC/EF, है ना, और फिर AC/DF, AC/DF। ये सारे जो रेशियोज हैं आपस में क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये पहला कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग, AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन बन गया, DE, और DE का कॉरस्पॉन्डिंग कौन बन गया, AB। कॉरस्पॉन्डिंग BC का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, EF, EF का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, BC, इसका AC का कॉरस्पॉन्डिंग DF, DF का कॉरस्पॉन्डिंग AC। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या बराबर देखने को मिला, हाँ मिला। कंडीशन नंबर 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे फर्स्ट लेटर A है, फर्स्ट लेटर D है, तो A और D बराबर होना चाहिए, होना ही चाहिए। फिर कॉमा, सेकेंड लेटर B है, सेकेंड लेटर E है, तो एंगल B और एंगल E बराबर होना ही चाहिए। देख लो फिगर में, B और E बराबर है, B और E 70 70 बराबर है, A और D बराबर है 60 60, A और D बराबर है, एकदम एंगल बराबर है। फिर लास्ट लेटर में C है, लास्ट में F है, तो एंगल C और एंगल F बराबर होना चाहिए। तो क्या बराबर देखने को मिल रहा है, हाँ, अकॉर्डिंग टू फिगर हमको सब कुछ देखने को मिला। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, दैट इज बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। और ये कॉरस्पॉन्डिंग का सिलेक्शन हम कैसे जान रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग हमको किसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे, यहां से जब ये सिमिलैरिटी देखते हैं ना, जब ये सिमिलैरिटी देखते हैं तो फर्स्ट लेटर A है, फर्स्ट लेटर D है, तो हम फर्स्ट लेटर का सिलेक्शन फर्स्ट लेटर के साथ करेंगे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ये सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब बोलते हैं, जब ये दोनों फॉलो होगा तब। दो ट्राइंगल को सिमिलर बोलना है जब ये दोनों ट्रू होगा, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, दोनों में से कोई फेल हुआ, सिमिलैरिटी नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं हो सकता। अब इसका रिवर्स भी तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो कंडीशंस फॉलो हो रहे होंगे और ये डेफिनेटली फॉलो होगा। कहीं पे इसका कन्वर्स देखो, इसका कन्वर्स देखो अभी, ठीक है, कन्वर्स, इसी का कॉन्सेप्ट का कन्वर्स। ओके, यहां पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं PQR, इसका ले लेते हैं DEF, ठीक है, DEF। ओके, अब यहां पे क्या है कि पहले सिमिलर था, तो हम क्या किए, हम पहला दो लेटर का सिलेक्शन किए, AB, ऊपर में AB,
फिर पहला 2 लेटर, यहाँ पे भी पहला 2 लेटर डी डी, फिर सेकेंड थर्ड लेटर बी सी, सेकेंड थर्ड लेटर बी सी, यहाँ पे भी सेकेंड थर्ड लेटर ई एफ ई एफ। रेशियो बना रहे हैं और बनाने का तरीका देखो, ए सी फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डी एफ, फर्स्ट लास्ट ए सी, फर्स्ट लास्ट डी एफ, इसका रेशियो बनाए। ये बेनिफिट हमें मिले हैं, है ना। अगर अगर सिमिलर है तो ये मिलेगा और ये भी मिलेगा, ठीक है। अब इसका उल्टा, उल्टा मतलब ये अगर ट्रू है तो सिमिलर बोल सकते हो, अगर सिमिलर है तो ये ले सकते हो, ठीक है। यही बात है। कुल मिलाकर के कहीं पे अगर यहाँ पे दिखाई दे कंडीशन, कंडीशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, कंडीशंस कुछ ऐसा दिखाई देगा कि थोड़ा सा हम रुक जाओ 1 मिनट। कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि पी क्यू अपॉन ई डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन डी एफ इक्वल टू पी आर अपॉन ई एफ एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल ई कॉमा एंगल क्यू इक्वल टू एंगल डी कॉमा एंगल आर और एफ, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एफ। देखो फिगर के हिसाब से मत जाओ अभी, जैसे फिगर में यहाँ डेटा था, डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग सिमिलैरिटी बता पाए। जब फिगर में कोई भी डेटा नहीं रहेगा, कोई भी डेटा नहीं, ना ही यूनिट्स, ना ही साइड्स का लेंथ हमें पता है, ना ही एंगल कुछ पता है, लेकिन थ्योरेटिकली इधर कुछ सभी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल सिमिलर रहा होगा, और लेकिन वो बात यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो वो बात को हम लिखेंगे कि हाँ पक्का यहाँ पे कंफर्म बात है कि ट्राइंगल सिमिलर है। अब ये एक जज करने वाला बात हो गया कि आखिर कौन सा ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर है, पैटर्न वाला बात यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो देखो हम यहाँ समझ गए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, पक्का 2 ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर है ये फाइंड आउट कैसे करोगे? पैटर्न चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस तरीके से लिखेंगे ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल का नाम जैसे तैसे जो लिखना है वो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर। देखो तुम्हारा जो मन करता है वो लिख सकते हो। पी क्यू आर विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। अब यहाँ वाला जो ट्राइंगल आएगा वो फॉलो करेगा पहले वाले के पैटर्न को, पहले वाले के पैटर्न को। पी क्यू आर लिए होना अपने मर्जी से, पी क्यू आर अपने मर्जी से यहाँ पे ट्राइंगल में लगा दो टिक, सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक, ठीक है। हम लोग बात करेंगे जब पूरा क्राइटेरिया समझ जाएंगे ना, सारा 3 क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे। जब पूरा क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा तो कैसे हम लोग पैटर्न को चेक करते हैं सब कुछ समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहला बात है कि पूरा लेक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही समझ में आएगा कि सिर्फ साइड्स के बेसिस पे पैटर्न चेक करते हैं क्या, एंगल के बेसिस पे पैटर्न चेक नहीं करते हैं क्या। तो सब कुछ समझ में आएगा जब पूरा आज का क्लास होगा कंप्लीट तब। फिलहाल अभी साइड्स के बेसिस पे पैटर्न चेक कर रहे हैं। पी क्यू आर लिखा हुआ है तो इसका पैटर्न है पी क्यू आर, मतलब ये अगर हम रोटेशन करवाएं इसका तो ये ऐसे फॉलो हो रहा है, पी क्यू आर इस तरीके से पैटर्न हो रहा है फॉलो। अब तुमको ये जज करना है कि पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कौन, तो यहां से पता चलेगा ना पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ई डी। तो यहां देखो अगर पी क्यू में सिंगल टिक तो ई डी में भी सिंगल टिक लगाओगे ना। अगर यहां पे क्यू आर में, कहां है क्यू आर, क्यू आर में डबल टिक लगाया हुआ है तो क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, डी एफ। तो डी एफ में डबल टिक लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि डी एफ में डबल टिक इसलिए लगाया गया है क्योंकि डी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर था, उसमें डबल टिक था, तो हम डी एफ में भी डबल टिक लगा दिए। पी आर में क्या है, पी आर में ट्रिपल टिक है, तो पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ है, तो ई एफ में भी ट्रिपल टिक लगेगा, लगा दिए,
ट्रिपल टिक लगेगा। अब इसका पैटर्न जरा चेक करो, सिंगल टिक को कवर करते हुए डबल टिक की ओर गया और फिर फाइनली थर्ड स्टेज में ट्रिपल टिक, सिंगल डबल ट्रिपल। तो यहां पे भी वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए, यहां से स्टार्ट होगा तब ना काम बनेगा, सिंगल और फिर अरे नहीं ट्रिपल में घुस गया, नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा। ये हुआ है सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल, तो ये यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से, और ये स्टार्ट करेगा सिंगल डबल ट्रिपल। बोलो पैटर्न समझ पाए हो? तो स्टार्ट कहां से करेंगे, ई डी एफ, तो यहां पे ट्राइंगल का नाम होगा ई डी एफ। ये ई डी एफ वैसे ही पैटर्न फॉलो किया है जैसा कि पी क्यू आर फॉलो किया है, पी क्यू आर फॉलो किया है सिंगल डबल ट्रिपल, तो ई डी एफ भी कवर किया है, फॉलो किया है पैटर्न को सिंगल डबल ट्रिपल। इस तरीके से पैटर्न को चेक करना पड़ता है। और ये सिमिलैरिटी का नाम, सेकेंड ट्राइंगल का नाम बहुत ही चतुराई से सेलेक्ट मतलब लिखना पड़ेगा, वो फॉलो करेगा इसके पैटर्न को। ठीक है, यहां समझ में आ गया? तो ये ट्राइंगल हम लोग सिमिलर लिख पाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू क्राइटेरिया, ओके, दीज टू कंडीशंस। कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर दिखाई दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखाई दिया, तब जाकर के हम ये लिख पाए हैं सिमिलर है। पहले यहां पे देखे थे कि सिमिलर है तो ये दोनों लिख दिए, अभी सेकंड में क्या है कि ये दोनों है तो सिमिलर होगा। मतलब घूम फिर करके ये रोटेशन वाला बात हो गया कि अगर सिमिलर है तो ये दो कंडीशन फॉलो होंगे, और अगर ये दो कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं तो सिमिलर होगा, है कि नहीं? आगे बात समझ में, सिमिलैरिटी का पूरा पूरा कहानी समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा कि जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में था तो तुम लोग पढ़ते थे SAS कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, तो उनके बेसिस पे क्या बोलते थे हम लोग कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी सिमिलैरिटी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग ट्रिपल ए पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, SAS सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। ओके, 3 सिमिलैरिटी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसको नोट करने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये लिख चुके हैं ऑलरेडी। चलो, तो अभी देखो वो सिमिलैरिटी का बात करते हैं, क्राइटेरिया का बात करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी अभी देखने को मिला कि दो ट्राइंगल को सिमिलर करना था, तो दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, तो इन दोनों को अगर सिमिलर करना है तो हमें दो कंडीशन चाहिए होता है, वो भी तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशियो बराबर होना चाहिए। एक तो ये अगर नाम दे दें ABCDEF, तब हमें करना पड़ता है, अगर ऐसे मान लिया जाए सिंगल सिंगल डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन है, D, फिर इक्वल टू BC का कॉरस्पॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, डबल है तो उसमें डबल टिक है EF, फिर AC का कॉरस्पॉन्डिंग है वहाँ पे DF। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर करने पड़ते हैं, है ना, तब जाकर के हम लिख पाते अच्छा ट्राइंगल ABC जो है ना अब सिमिलर हो गया है ट्राइंगल DEF के साथ। क्यों कर पाए ये, इसके बेसिस पे, है ना, ये पूरा हम लोग किए तब जाकर के सिमिलर लिख पाए। तो ये क्या, कौन सा टॉपिक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। यहां पे हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ए भाई नहीं करो डिस्कशन, ठीक है, या फिर उधर जाके डिस्कशन करो। क्राइटेरिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरिया में हम लोग पढ़ने वाले 3 क्राइटेरिया, एक होगा ट्रिपल ए, दूसरा होगा हमारा ट्रिपल एस, तीसरा होगा हमारा SAS। ठीक है, अब ये क्या है कैसा है समझो, मतलब देखा जाए अगर इस तरीके से तो इसको ऐसे तुम लोग मान सकते हो, 1 2 3, इसको एक काउंट करो,
4 5 6। तो 6 चीजों का यहाँ पे 6 चीजों को लिखना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग सिमिलैरिटी लिख पाते हैं। तो क्या हर बार सिमिलर करने के लिए क्या हर बार यही 6 चीज को करना पड़ेगा? तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना ही पड़ेगा? नहीं, क्राइटेरिया उसी के लिए आता है। बोलता है कि उतना हर एक चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, हर एक चीज को लिखने का जरूरत नहीं है। पहला बोलता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का कुछ भी अता पता नहीं है, पहला क्राइटेरिया ए तीनों एंगल के बारे में बात हो रहा है यहां पे। ये बोलता है, ये वाला क्राइटेरिया बोलता है कि 3 एंगल्स है, इनके एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ बराबर है और साइड्स का रेशियो का कोई अता पता नहीं है, फिर भी तुम बोल देना ट्रायंगल सिमिलर हो गया। मतलब यहां पे इसका जरूरत पड़ा क्या? इसका जरूरत तो हमको नहीं पड़ा, सिर्फ एंगल से काम चल गया। तो सिर्फ एंगल से काम चल गया, तीनों एंगल चाहिए होगा उसमें, ठीक है। तब बोलेंगे अच्छा ये एक तरह का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब सभी चीज का जरूरत नहीं पड़ा, फिर भी हमें पता चल गया कि तब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा, और ये पता चल गया। तो वो कौन बताया? वो तीनों एंगल्स बताया। तो हम लोग बोलते हैं इसको ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ठीक है। मतलब हर एक चीज का जरूरत नहीं है, ये हो गया। दूसरा वाला सिमिलैरिटी जो है, दूसरा वाला जो सिमिलैरिटी यहाँ पे ट्रिपल एस है, ये बोलता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब सिर्फ ये वाला कंडीशन अगर मिल जाए और तीनों एंगल्स के बारे में कोई अता पता नहीं है, सिर्फ ये पता है ये वाला कि हाँ ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ का जो रेशियो आया, मान लेते हैं कि ये एक्स आया, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ऑल रेशियोज आर इक्वल, दैट इज प्रोपोर्शनल, और एंगल्स का कोई अता पता नहीं है, तब भी हम बोलेंगे अच्छा ठीक है ट्रायंगल सिमिलर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? साइड्स का रेशियो बराबर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रिपल एस, दैट इज एस एस एस। सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख पाएंगे बिना एंगल का भी, एंगल का हमें जरूरत नहीं पड़ा, है ना। तो मतलब इनमें से कुछ कुछ चीजों के बेसिस पे ही हम ट्रायंगल को सिमिलर कर पाते हैं। यहां पे साइड्स का रेशियो और एंगल दोनों का जरूरत होता है, तब तो सिमिलर होता है ना। लेकिन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि हमको सारा चीज मत दो, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तुम दो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर करके दो, नहीं, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, हाँ है, चेक कर लो, हाँ है सिमिलर। सिर्फ तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशियो निकाल करके देख लो क्या बराबर है, हाँ है, तो एंगल्स का हमको जरूरत नहीं है, उस समय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी बोलेंगे। एस का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया कि अगर देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कि यहां पे एक एंगल का बात है ना, सिर्फ एक एंगल, और ये भी जो भी एंगल है, जो भी एंगल ए है वो दो साइड के बीचों बीच में है, दो साइड के बीचों बीच में है। यहां पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम सेलेक्ट करते हो एंगल ए को, तो एंगल ए कौन से दो साइड से इंक्लूडेड, कौन से दो साइड के हेल्प से ये एंगल ए फॉर्म हो रहा है, या इस एंगल ए के इंक्लूडेड साइड्स कौन है? इंक्लूडेड साइड्स एक है ए बी और एक है ए सी। तो ए बी का रेशियो डी के साथ जो कुछ भी है वही रेशियो ए सी, क्योंकि इंक्लूडेड ये है, तो ए सी का रेशियो किसके साथ? डी एफ के साथ है, हाँ बराबर है। अगर ये 1/3 है तो ये भी 1/3 है, तो बराबर हो गया। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल डी है, तो बोलेंगे बस इतना ही चीज मिला हुआ है। वैसे तो सिमिलर करने के लिए ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर करना पड़ता है, नहीं, इस क्राइटेरिया में बस इतना काफी है, इतना काफी। इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं अच्छा देयरफॉर बाय एस सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे ये क्राइटेरिया है ना, एस क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी, है ना। हम लोग बोल देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, हो गया। तो देखा जाए तो ये दिस इज 100% कंडीशंस, लेकिन उस 100% में कुछ ही कंडीशंस के हेल्प से हम लोग सिमिलर कर पा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। आ रहा है बात समझ में? तो सब चीज की जरूरत नहीं है, एक टाइम पे सिर्फ तीनों एंगल्स मिल गया वो भी काफी है। अगर तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर है काफी है। दो साइड्स
के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशियो बराबर है और इंक्लूडेड एंगल बराबर है, सिमिलर है। आगे बात समझ में? तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। ओके, आ रहा है बात समझ में? देखो नंबर 1, अब तुम लोग डिसाइड करना, ठीक है? यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं ABC, और ये हो गया DEF। ओके, गुड मास्टर। पहले ही बोला जा चुका है ना कि क्लास में बात नहीं करना है। तुम लोग बात कर रहे हो, मेरे तक पहुंच रहा है, हमको पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए लास्ट है, ठीक है? देखो अगर ये x डिग्री है और ये y है और ये z है, तो यहाँ पे ये x है और ये y है और ये z है। आई मीन डिग्री का बात हो रहा है, ये एंगल्स हैं आपस में। तो क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस ट्राइंगल में एक एंगल A है जो कि x डिग्री है, तो उसमें भी कोई एक x डिग्री है, मतलब एंगल E यहाँ पे x डिग्री है, दोनों बराबर हो गया। इस ट्राइंगल का एक एंगल यहां पे B जो कि y डिग्री है, तो उसमें भी y कोई है, f है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में एंगल C जिसका वैल्यू z डिग्री है, तो उसमें भी कोई z डिग्री है, एंगल D है। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग E, B का कॉरस्पॉन्डिंग F और C का कॉरस्पॉन्डिंग D। तो हम यहां पे बोलेंगे मेरे लिए इतना काफी है ना, मेरे लिए इतना काफी है, एंगल मेरे लिए इतना काफी है सिमिलर करने के लिए। हमको वो कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया है ना। हाँ, सिमिलर होता है तो हमें हर बेनिफिट मिलता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है, बराबर हो जाता है। पर अभी करना क्या है, अभी सिमिलर करना है हमको, तो मेरे लिए इतना इनफ है। इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं अरे ट्राइंगल जो है ना, अब पहला ट्राइंगल का नाम तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे लिखना चाहते हो। ABC लिखना चाहते हो तो लिख दो, कुछ और लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो। ट्राइंगल अगर किसी का मन कर रहा है कि नहीं हम तो BAC लिखेंगे, किसी का मन कर रहा है कि हम CAB लिखेंगे, ठीक है, कैसे भी लिखो, तुम पर डिपेंड करता है। तो सिमिलर हो गया। पैटर्न देखो, फर्स्ट का पैटर्न करो, चेक कर लो, सेकंड ट्राइंगल का नाम वही पैटर्न फॉलो करे, ABC है ना यहाँ पे। तो अभी देखो, अभी तो हम साइड्स के बेसिस पे पैटर्न चेक करना सिखाए थे, अभी एंगल के बेसिस पे। यहां पे नाम क्या लिखा हुआ है, ABC। ये पैटर्न किस तरीके से, एंगल A फिर एंगल B पे गया फिर एंगल C पे गया, ऐसे ही जा रहा है ना, मतलब X Y Z को फॉलो किया, ABC X डिग्री Y डिग्री Z डिग्री को फॉलो किया। तो यहां पे भी X Y डिग्री Z डिग्री को फॉलो करेगा, तो EFD हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है ना। तो साइड्स को ही हम लोग पैटर्न, साइड्स के हेल्प से पैटर्न नहीं बनाते हैं, एंगल के हेल्प से भी पैटर्न बनाते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो पैटर्न तुम लोग सीखोगे कैसे बनाना है। तो अभी हम लोग एक पैटर्न तो देख लिए, दूसरा तो हम लोग यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का कोई अता पता नहीं था, फिर भी हम लोग सिमिलर लिख दिए हैं। रीजन यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे बगल में लिखेंगे, कौन सा, बाय AAA सिमिलैरिटी। ये हो गया, खत्म, है ना। हमें हर चीज की जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटी में कुछ ही चीजों के बेसिस पे सिमिलर कर सकते हैं, पहला। चलो दूसरा देखो, ये तो देख ही लिए, चलो फिर भी लेकिन एक बार बना ही लेते हैं। ये हो गया, इसका नाम PQR है, इसका नाम यहाँ पे MNO कर देते हैं, ठीक है। अब देखो,
अब ये दो ट्राइंगल तुमसे बोल दिया कि देखो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अब यहाँ पे एक तो मेरा सबसे पहले माइंड में हिट करना चाहिए कि यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला तो क्राइटेरिया यूज करेंगे नहीं। इसमें भी एंगल आ रहा है तो ये वाला भी क्राइटेरिया यूज होगा नहीं, क्योंकि इस क्राइटेरिया को यूज करने के लिए कम से कम एक एंगल चाहिए, इस क्राइटेरिया को यूज करने के लिए सारा ही एंगल चाहिए, और यहाँ पे कोई भी एंगल का बात हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकेंड वाला क्राइटेरिया बच रहा है यहाँ पे, साइड साइड साइड, और या वैसे भी तीनों साइड्स का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम पूरा समझ गए कि ट्रिपल एस काम करने वाला है। अब ट्रिपल एस काम तभी करेगा वो जो सटीक बैठेगा, सारे साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा तुमको, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जैसे देखो अगर हम यहाँ 3 का देखें तो 3 का 6 के साथ बना सकते हो तो 1:2 बनेगा, और 3 के साथ इधर बनाओगे तो 3 और 12 का तो 1:4 बन जाएगा। लेकिन 5 से देखोगे तो 5 का रेशियो 10 के साथ बनाओ तो 1:2 यहाँ पे मिल रहा है, 6 12 1:2 यहाँ पे सबको हमको दिखाई दे रहा है, नहीं तुम लोग को दिखाई दिया 1:2। तो किसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है देखो, अब टिक लगा देते हैं, है ना। जैसे 5 है, 5 में अगर सिंगल टिक लगाते हैं, या फिर 6 में अगर हम सिंगल टिक लगाते हैं, तो यहाँ पे 12 में हम सिंगल टिक लगाएंगे, क्योंकि 6 2 12, 5 2 10, 3 2 6, तो 1:2 1:2 1:2 मिल रहा है यहाँ पे। मतलब जो PQ, जो यहाँ पे PQ अपॉन MO है या OM है, जैसे PQ अपॉन OM, तो PQ का वैल्यू कितना 6 और OM का वैल्यू कितना 12, कितना मिला 1:2, 6 2 12 कॉमा। चलो QR का रेशियो MN के साथ कितना है, QR 5 है, MN कितना है 10 है, तो ये कितना मिला 1:2 मिला। फिर PR का रेशियो अपॉन NO है या ON बोल लो, एक ही बात है, तो PR यहाँ पे 3 है, ON यहाँ पे 6 है, 1:2 मिला, 1:2 1:2 अच्छा, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे साइड 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 काम कर गया। हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगल का यहाँ पे कोई भी चीज दिया हुआ है नहीं, तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर करने के लिए तो 2 कंडीशन चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, दूसरा एंगल्स भी बराबर होना चाहिए, पर एंगल्स का यहाँ जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं। क्राइटेरिया बोलता है हमें कुछ ही चीज दे दो, हम सिमिलर करके दे देंगे। हाँ, तो वो बोलता है कि हमको तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर दो, हम बराबर कर दिए। नाउ आई कैन से दैट ट्राइंगल PQR इज सिमिलर अप टू विच ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल के साथ ये सिमिलर है, ये तो पैटर्न बताएगा, पैटर्न चेक करना पड़ेगा। तो PQR का पैटर्न क्या है, PQR मतलब हम चल रहे हैं 6 ऐसे, PQR ऐसे चले हम यहाँ पे 6 5 3 6 5 3, तो 6 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन 12, या फिर ऐसे कह सकते हो कि PQ का कॉरस्पॉन्डिंग कौन OM। तो अगर इसमें हम सिंगल टिक लगा देते तो इसमें सिंगल टिक लगाना पड़ेगा। फिर PQ, फिर ये QR को कवर किया सेकेंड टाइम में, 5 को QR, तो QR का कॉरस्पॉन्डिंग कौन MN कहाँ पे है, M है, ये N है, तो अगर PQ में डबल टिक लगाएंगे तो MN में भी डबल टिक लगाना पड़ेगा। हो गया, अब छोड़ दो, 2 ही साइड में टिक लगा दो काफी है। PQR सिंगल डबल खाली, खाली मतलब इसमें कोई टिक नहीं है, सिंगल डबल खाली, तो इसमें कैसे घुमाना चाहिए बताओ, सिंगल डबल खाली, तो OMN होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे OMN होगा। आ रहा बात समझ में, कैसे चेक करना है, सो समझ में आ रहा है कि क्राइटेरिया का पैटर्न कैसे चेक करना है, कैसे क्राइटेरिया यूज होता है। ठीक है, हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन है? हाँ बोलो। हाँ, PQ का कॉरस्पॉन्डिंग OM है, कैसे पता, ये रेशियो जब हम फाइंड आउट किए तो यहाँ पे तो बताया ना कि PQ का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है OM। अच्छा, कैसे? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेक्चर 1 तुम लोग कवर करके नहीं आया ना, उसमें लिया हुआ है। चलो ठीक है, एक बार हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं। जैसे तुम लोग बोल रहे हो PQ के साथ दो हम
mn को ले सकते हैं, हम मेरा मन करे तो pq के साथ mn को नहीं, हम on को लिख सकते हैं, मेरा मन करे तो pq के साथ mn नहीं, on नहीं, हम om ले सकते हैं। बोले यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो pq का वैल्यू बोल लो 6, mn का वैल्यू बोलो 10, pq का वैल्यू बोलो 6, on का वैल्यू बोलो 6, pq का वैल्यू 6, om का वैल्यू 12। जहाँ तक कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है मत काटो। 6 10 कट रहा है, हाँ कट रहा है। 2 का पाड़े से 2 3 6 और 2 से 5, ये इतना आएगा, ये 1:1 आ जाएगा और ये 1:2 आ जाएगा। PQ का रेशियो बन गया, PQ का रेशियो बन गया। अब हमको किसका रेशियो निकालना है? QR का। चलो तो QR का रेशियो तुम लोग किसके किसके साथ निकाल सकते हो, ये मेरे को बताओ ना। QR का रेशियो तुम लोग MN के साथ निकाल सकते हो, तुम्हारा मन करेगा। QR का रेशियो NO या ON के साथ निकाल सकते हो, तुम्हारा मन करेगा। नहीं सर हम QR का रेशियो इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, हम इसके साथ निकालें। निकालो QR का रेशियो MN के साथ। अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर QR का रेशियो MN के साथ काहे निकाल रहे हैं, जरूरी थोड़ी है हम ON के साथ निकालेंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। फिर QR का रेशियो ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, OM के साथ निकालने का मन करे तुम निकाल लो। अब वैल्यू पुट करो, QR का वैल्यू कितना 5, MN का वैल्यू कितना 10, ये 5 कितना 6, QR का वैल्यू कितना 5, OM कितना 12। देख लो कट छट रहा है, काटो, नहीं कटेगा तो मत काटना। 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 5 2 जा तो 1:2 आया। ये यहाँ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलो ये हो गया। अब हम PQ का निकालें, QR का निकालें। PQ QR, अब क्या बचा? PR बच गया। तो PR का रेशियो काहे बचा रहेगा, इसका रेशियो भी निकाल लो। तुम्हारा मन करेगा MN के साथ, फिर हो सकता है कि नहीं PR का रेशियो MN के साथ नहीं ON के साथ निकालेंगे। ठीक है ON के साथ निकाल लो। हो सकता है कि तुम्हारा मन करेगा कि PR का रेशियो हम MN के साथ नहीं, ON के साथ नहीं, OM के साथ निकालेंगे। थर्ड वाला साइड OM के साथ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकालो। PR का वैल्यू पुट कर देना बस। PR का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3, PR 3, PR 3। अब MN कितना, MN तो यहाँ 10 था, MN 10 था तो यहाँ भी 10 आएगा। ON कितना, ON 6 था, ON 6 था, ON की जगह पे 6 आएगा। फिगर में भी देख सकते हो। OM का वैल्यू फिगर में देख लो 12 है, OM का वैल्यू 12, OM का वैल्यू 12, तो यहाँ पे भी 12 पुट करेंगे। देख लो कट छट रहा है क्या, यहाँ पे तो नहीं कटेगा। 3 2 जा 1:2 आया और यहाँ पे कटेगा, हाँ कटेगा, 1:4 आएगा। अब तुम ये ढूंढो कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, कौन सा साइड किसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? इक्वालिटी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बीच में तुम इक्वल देते हो ना। तो इक्वल देने का पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये है रीजन, ये है रीजन, ये है रीजन। बाकी सब जो है फेक है। अब देखो यहां 1:2 कैसे आया, कैसे आया बोलो? PQ अपॉन OM से। ये ओए गलती कर दी ना, नहीं 1:2 ठीक है। सेकंड में 1:2 ये है QR अपॉन MN, QR अपॉन MN। और थर्ड में कौन है 1:2? PR अपॉन ON। क्या सभी इक्वल हैं? क्या सभी इक्वल हैं? अब समझ में आया कि PQ का कॉरस्पॉन्डिंग OM क्यों है, कौन है, क्यों और कौन है, ये समझ में आ गया। QR का कॉरस्पॉन्डिंग साइड MN ही क्यों है, ये समझ में आ गया। PR का कॉरस्पॉन्डिंग QR का कॉरस्पॉन्डिंग MN है, MN ये है, ये नहीं है। QR का कॉरस्पॉन्डिंग ON नहीं है, QR का कॉरस्पॉन्डिंग OM नहीं है। क्यों नहीं है ये समझ में आ गया, क्योंकि ये लोग 1:2 नहीं बना रहे हैं। जैसे कि ये 1:2 बनाया, ये भी 1:2 बना रहा है, ये भी 1:2 बना रहा है। तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें इक्वल दिखाई दिया ना, दिखाई दिया ना। तो QR का कॉरस्पॉन्डिंग MN, PR का कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर PQ में सिंगल टिक लगाओगे तो OM में सिंगल टिक लगाया हुआ है, लगाओगे ना। अगर QR में डबल टिक लगाओगे तो MN में क्या लगाओगे? MN में कहाँ MN? MN देखो डबल टिक लगाया, क्यों लगाया गया? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है आपस में। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। PR में कुछ नहीं लगाए हो, इसीलिए ON में भी कुछ नहीं, खाली इसको हम बोले थे
इसको खाली बोले थे। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी लिखना है, कोई बच्चा लिख देगा ऐसे QRP, बोलेगा सर हमको तो ये मिल गया, ये काफी है सिमिलर कर लिखने के लिए। हम बोलेंगे यस, साइड 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 सिमिलर, वो क्राइटेरिया है ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, इस सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ट्राइंगल। अब पहला ट्राइंगल का नाम तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या लिखना चाहते हो, तुम लिख देगा QRP, तो हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइंगल का नाम बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। जो पैटर्न फर्स्ट फॉलो किया है वही वाला पैटर्न सेकेंड ट्राइंगल का नाम फॉलो करेगा। अब तुम जज करो, QRP लिखा हुआ है, देखो QRP ये चला है इस तरीके से, पहले कवर किया डबल खाली, लास्ट में सिंगल, डबल खाली सिंगल, तो यहां पे खाली और यहां पे डबल, तो तुमको नहीं लगता कि यहां ऐसे चलेगा, डबल खाली सिंगल, MNO ट्राइंगल, MNO। आया बात, कैसे सिमिलर लिखना है, कैसे जज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सिमिलैरिटी या क्राइटेरिया? ठीक है, आ गया बात समझ में यहां तक? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ चेक करना पड़ेगा, देखो चेक किए, यस ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस। हम छोटा नंबर होने के बावजूद भी हमको करना पड़ गया, जो कि हम डायरेक्टली स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि देखो 6 2 12, जब छोटा नंबर में हम लोग नहीं पहचान पा रहे तो बड़ा नंबर में कैसे पहचानेंगे? फिर करना ही पड़ेगा। आखिर हम बोल रहे थे ना कि इसका रेशियो आखिर कुछ ऐसा ढूंढना है, कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है कि वन सब सेम होना चाहिए, तो निकालना पड़ेगा। PQ का सभी साइड के साथ रेशियो, QR का सभी साइड के साथ रेशियो, PR का सभी साइड के साथ रेशियो निकालेंगे, देखेंगे कौन इक्वल है, फिर वही कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, हो गया, ओके। तो हम लोग इसको देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल ए, बस एंगल देखो बराबर है, तीनों एंगल बराबर है सर, हो गया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से लिख दिए। पहला वही कवर किए थे ना, इसको अभी हम लोग ये ट्रिपल एस वाला कवर कर लिए, ये कवर कर चुके हैं नहीं? चलो देखो इसको भी कवर कर लेते हैं। ये हो गया ना, समझ में आ गया? चलो देखो, दोनों साइड के बीच में एंगल फंसा हुआ रहेगा। जैसे अगर ये दोनों साइड यूज होगा तो इसके बीच में एंगल कौन फंसा हुआ है? ये एंगल F, तभी यहाँ SAS होगा, एकदम कनेक्टेड होगा, SAS कनेक्टेड है एकदम, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बार पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो पेंसिल उठना नहीं चाहिए, साइड भी टच हो जाना चाहिए, एंगल भी टच हो जाना चाहिए, साइड भी टच हो जाना चाहिए। ये नहीं कि दो साइड ये लिए और एंगल भाई ये वाला ले रहे हैं ठीक है ना, तो दो साइड इधर एंगल इधर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एंगल दोनों साइड के बीचों बीच होना चाहिए, तो दो साइड के बीचों बीच में कौन सा एंगल? ये दो साइड अगर ये यूज करेंगे तो एंगल कौन सा यूज करेंगे? बी, ऑब्वियस सी बात है, SAS। ठीक है, दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल ये। ओके, समझ आ रहा है? ओके, नाउ वैसे तो सिमिलर करने के लिए हम लोगों को तीनों साइड्स का रेशियो चाहिए, तीनों एंगल्स चाहिए, तब सिमिलर बोल पाते हैं। पर क्राइटेरिया ऐसा नहीं बोल पाता। क्राइटेरिया बोलता है कि हमको तुम बस 1 2 3 चीज दे दो, 1 2 3 चीज दे दो, 3 चीज दे दो, हम कर देंगे सिमिलर। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे AB का रेशियो, अब पॉसिबिलिटी क्या है? खाली वाला तो कुछ काम करना नहीं है क्योंकि इसका कुछ वैल्यू नहीं, इसका कुछ वैल्यू नहीं, तो इसके साथ कोई कुछ काम नहीं होगा नहीं। या तो AB का रेशियो तुम किसके साथ? EF के साथ निकालोगे, या AB का रेशियो DF के साथ निकालोगे।
तो हम EF के साथ निकालते हैं, EF के साथ। तो AB का वैल्यू कितना 7 और EF का वैल्यू कितना, EF का वैल्यू 21, तो हमको पता चला 1/3 पता चला। उसके बाद यहाँ पे बच गया कौन, ये ऑब्वियस सी बात है BC बच गया। तो BC का, और यहाँ पे भी एक ही जन बचा हुआ है DF, क्योंकि इसका वैल्यू तो है नहीं, इसका वैल्यू है नहीं। तो BC का रेशियो किसके साथ निकालोगे, DF के साथ। आई मीन BC और DF का रेशियो निकालोगे तो कितना पता चलेगा, BC का वैल्यू 5 है 5, और DF का वैल्यू कितना है 15 है। तो 5 3 जा 15, ये भी 1/3 आया। तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो इसका मतलब यहाँ पे बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कौन, ये AB अपॉन EF इक्वल टू दिस BC अपॉन DF, दोनों एक साइड इधर एक साइड इधर। आई मीन सिर्फ अगर एक ट्राइंगल में देखोगे तो, एक ट्राइंगल में देखोगे तो AB यूज हुआ, फिर BC यूज हुआ, BC यूज हुआ, ये दोनों यूज हो रहा है। इन दोनों से इंक्लूडेड एंगल कौन, 30। तो उसी तरीके से उधर भी देखो तो जरा, AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, EF है, और BC का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, DF है। ये है BC और BC का कॉरस्पॉन्डिंग DF। इन दोनों से इंक्लूडेड एंगल कौन, क्या इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है, हाँ सर बराबर है। क्या इंक्लूडेड एंगल भी बराबर, हाँ बराबर है। तब काम करेगा ये साइड, बीच में एंगल, साइड, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहां पे, ये दोनों हुआ, साइड और साइड बराबर हो गया, मतलब रेशियो बराबर हुआ। और एंड लिखना पड़ेगा कि इन AB और BC से इंक्लूडेड एंगल B। नीचे देखो EF, नीचे देखो DF, EF DF के इंक्लूडेड एंगल, EF और DF से इंक्लूडेड एंगल कौन है, एंगल F। ये भी आपस में बराबर है। बस ये और ये दोनों क्राइटेरिया चाहिए, बस इतना ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग में याद करो, तीनों साइड्स का रेशियो, तीनों एंगल्स चाहिए होता है, तब सिमिलैरिटी बोल पाते हैं। पर वो यहाँ पे अभी फिलहाल बस इतना ही से काम चल गया, इसीलिए तो इसको क्राइटेरिया बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों के बेसिस पे ही हम बोल सकते हैं सिमिलर हो गया, और ये ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू मीन्स गलत नहीं है ये। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, क्या ये फॉलो किया SAS को, हम बोले एकदम फॉलो कर रहे हैं, SAS को फॉलो कर रहा है, तो बोलेंगे दोनों सिमिलर है। अब यहाँ पे बात आता है लिखने का, नाम लिखने का। तो नाम लिखना है तो पैटर्न को फॉलो करवाना पड़ेगा। तो पहला ट्राइंगल का नाम तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे लिखना चाहते हो। मेरा मन कर रहा है ABC लिखने का, तुम्हारा मन कर रहा है CAB, तो वो भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे ABC लिख देते हैं, और किसी का मन कर रहा है कि हम नहीं, हम तो ये लिखेंगे C और A और B लिखेंगे, तो ठीक है, दोनों देख लेते हैं। तो पहला ट्राइंगल ABC का पैटर्न चेक करेंगे। ABC 7 को कवर करते हुए एंगल को कवर किया, साइड फिर साइड, मतलब 7 में सिंगल टिक लगाएंगे तो 7 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, 21। तो 21, तो 7 में सिंगल टिक तो 21 में सिंगल टिक। BC कौन है, BC 5 है, 5 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 15। तो 5 यहाँ पे है, 5 में डबल टिक लगाते हैं, तो 15 में डबल टिक लगाओगे, हो गया। सिंगल ABC लिखा हुआ है नाम ABC, तो ABC का पैटर्न क्या हो जाएगा, फिर ये ऐसे होगा पैटर्न, ऐसे सिंगल को कवर किया फिर डबल को कवर किया, लास्ट में ऑब्वियस बात है खाली वाला। तो यहाँ पे देखो सिंगल ये है, डबल ये है, तो तुमको नहीं लगता ऐसे जाएगा, ये सिंगल को कवर करते हुए डबल को किया फिर खाली, क्योंकि ये वही किया है, सिंगल डबल खाली, सिंगल डबल खाली, देखो सिंगल डबल खाली, तो इसका नाम क्या होगा, EFD। आया बात समझ में? अच्छा, अगर CAB के बेसिस पे देखा जाए, CAB के बेसिस पे है ना, तो तुम ही लोग बताओ CAB के बेसिस पे क्या करोगे। देखो यहाँ पे CAB है, CAB पहले मतलब खाली वाला को कवर किया पहले और फिर सिंगल टिक को, तो ये खाली के बाद किसको, इधर जाएगा, नहीं इधर डबल है, क्योंकि ये सिंगल के बाद खाली पे एंटर किया है, तो सिंगल यहाँ पे है, और खाली के बाद सिंगल, तो ये भी खाली के बाद सिंगल, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, DEF, तो यहाँ क्या हो जाएगा, DEF। समझ में आया? समझ रहा है? बोलो। सॉर्टेड है तीनों क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कैसे काम करता है अभी ये पता चला है, तीनों का प्रूफ भी होता है, ठीक है ना, प्रूफ थ्योरम।
ये एक्चुअली में थ्योरम है एक तरीके से, क्राइटेरिया है, ठीक है। प्रूफ करेंगे हम लोग इसको, और तीनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, नहीं भी आ सकता है। या एक ये क्वेश्चन रहेगा सिमिलैरिटी वाला की प्रूफ ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, और मैं उसके साथ एक नया क्वेश्चन दे देगा नीचे। अब दोनों में से जो तुम जानते हो एक बना दो, ठीक है। हो गया, यहां तक समझ में आ गया? सिमिलैरिटी लिखने में गलती नहीं करोगे ना। अब पैटर्न को चेक करना अच्छे से आ गया, कैसे पैटर्न चेक किया जाता है। ओके, हाँ वो हम लोग बात करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, कुछ 1% भी नहीं बचने देंगे, डोंट वरी। यस, बात करेंगे, अभी हम थोड़ा बात उस पर किए नहीं है, हम सोचे बाद में करेंगे। अब तुम पहले ही पूछ दे रही हो, कोई बात नहीं, बता देते हैं अभी। ये एक्चुअली में, चलो अब बात हुआ है तो अभी कर लेते हैं। ये एक्चुअली में ट्रिपल ए जो है ना, ये कोई और नहीं, ये डबल ए ही है। मतलब डबल ए कोई और नहीं, ट्रिपल ए ही है। ये कैसे, देखो नहीं कर पा रहा है ना कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर दो, बढ़िया है बढ़िया है, इसी तरीके से रहो। अब थोड़ा सा ढीला दे दिया तो आप कुछ करने मत लगना। एंगल ए, एंगल बी, बस दो ही एंगल का आता पता है यहाँ पे। ये है 50 डिग्री और ये है 70 डिग्री, ठीक है। इसमें ये है 50 डिग्री, इसमें ये है 70 डिग्री। दो एंगल है ना इसमें बराबर, तीसरा के बारे में तो पता नहीं है, तो इसमें डबल ए यूज करेंगे। क्या इसमें एक एंगल उसमें एक एंगल बराबर है? क्या इसका दूसरा एंगल किसी उसके दूसरे एंगल के साथ बराबर है? हाँ, इसमें 150 इसमें 150, इसमें एक और 70 उसमें भी 70, हो गया सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी। बस बोलेंगे देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलैरिटी, बाय डबल ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी है ना, ठीक है। डबल ए सिमिलैरिटी की बेसिस पे हम ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है, लेकिन नाम लिखना इंपॉर्टेंट है ना। नाम लिखो, ट्राइंगल एबीसी अगर लिखोगे तो सिमिलर किसके साथ? अब ये एबीसी का पैटर्न चेक करना पड़ेगा। एबीसी ऐसे घूम गया, मतलब कैसे घुमा? 50 को कवर किया, फिर 70 को, देखो साइड को अभी जज नहीं कर रहे, साइड को डबल अवेलेबल क्या है उसको देखो, एंगल है अवेलेबल, तो एंगल के हिसाब से भी पैटर्न चेक करेंगे। एबीसी मतलब ये 50 को कवर किया, 70 को कवर किया, फिर खाली वाला एंगल, तो ये भी 50 को पहले कवर करेगा फिर 70 को। तो तुमको नहीं लगता यहां से ऐसे जाएगा ये, मतलब EDF, तो EDF लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में? देखो अब यहां पे एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल एफ। देखो तो फिगर में एंगल सी खाली है, एंगल एफ भी खाली है, वो हमको यहां से पता चल रहा है, ठीक है। अब ये डबल ए क्यों होता है, कैसे होता है? एक्चुअली में ये डबल ए नहीं, ये ट्रिपल ए, यहाँ पे एक ए छुपा दिया गया है, क्योंकि अगर दो एंगल इसमें बराबर है तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से 180 में अगर जोड़ के 7 5 12, ये कितना है? 60 है ना, तो ये भी तो 60 होगा, तो वापस से ट्रिपल ए ही बन गया। तो वो अंडरस्टूड होता है, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी से दैट डबल ए सिमिलैरिटी। ये एक्चुअली में ट्रिपल ए सिमिलैरिटी ही है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल और ट्रिपल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा क्या, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है ना। वो ये ऑब्वियस हो गया ना कि ये 60-60 होगा, ऑब्वियस हो गया, इसीलिए बोलते हैं कि चलो यार एक छोड़ दो, वो भी क्राइटेरिया छोड़ दो, ट्रिपल ए, अब डबल ए बोलेंगे, क्योंकि तीसरा एंगल तो बराबर होना तय बात है ही, इसलिए तो बोलते हैं बाय डबल ए सिमिलैरिटी। समझ में आया? ठीक है, बोलो। एम एम समझ में आ गया सारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कोई कंफ्यूजन नहीं लिखने विखने में, ठीक।
क्या करोगे? थोड़ा रिस्क खेलना चाहोगे? प्रूफ छोड़ दे? हाँ, क्या करे, प्रूफ छोड़ दे? तुम लोग जो बोले रिस्क खेलना है तुम लोग को, नहीं नहीं कराया गया? ए भाई, तुम कर रहे हो तुम, फिर देखो, फिर क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करना अभी। हाँ बोलो, क्या करे, प्रूफ बता दे तुम लोग को? लिखो। तुमने एक गाना सुना है, बिग डॉग्स ऐसा कुछ गाना? तुम सुना है, सुनने नहीं बोल रहे अभी। बिग डॉग्स ऐसे करके कुछ है। हनुमान काइंड, हनुमान काइंड सुना है तुम लोग? बड़ा फेमस है ना। लिख लिया तुम लोग स्टेटमेंट? दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन है, क्या दिया हुआ रहेगा, क्या करना है, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा। सो यहां पे बोला जा रहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग देखो, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, इक्वालिटी का पहचान है ये, है ना, इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसमें तीनों एंगल्स बराबर है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, सिंगल सिंगल के साथ बराबर है, डबल डबल के साथ बराबर है, ट्रिपल ट्रिपल के साथ बराबर है, अगर ऐसा सीन है कि तीनों एंगल्स बराबर है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमें प्रूफ करना होगा देन के बाद वाला बात, है ना। देन अगर इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, देन ये डेफिनेटली होगा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर नाम दे दें यहां पे ए बी सी डी ई एफ
दे दिए। यहाँ पे बोला गया कि कंडीशन में देख लो, समझो बढ़िया से पहले, इफ है ना कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के साथ, एंगल बी बराबर है एंगल ई के साथ, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के साथ, तब जाकर के कंफर्म बात है क्या, देन उनके देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे बनेगा, ये देखो, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ होगा ना। तो ये बात होगा, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग प्रूफ किए ये वाला, ये गिवन हो गया। इफ इन टू ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो गिवन वाला बात हो गया। ये हम देन के बाद हम प्रूफ करिए, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दिखाई दे रहा है, ये हम लोग प्रूफ किए हैं। अब तुम देखो ये पूरा कलेक्टिवली इसको देखो ना, कलेक्टिवली देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, क्या इसका मतलब होता है, ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। आया बात समझ में कि करना क्या है, गिवन के तौर पर ये सिर्फ ये वाला बात दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये तुमको लाना है। अब कलेक्टिवली देखोगे तो ट्राइंगल सिमिलर नजर आएगा, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है, गिवन देखो दो ट्राइंगल्स है, तो गिवन में लिखेंगे टू ट्राइंगल्स कौन कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, यही दिया हुआ है। इन विच, ये भी बात बोल दो कि इसमें से इन विच, जिसमें से क्या है कि एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग तो बोला है, तो कॉरस्पॉन्डिंग तुमको खुद बनाना पड़ेगा। ए के साथ हम डी बनाएंगे, बी के साथ ई बनाएंगे। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, तुम किसी को भी बना सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है कि कॉरस्पॉन्डिंग तुम ए का कॉरस्पॉन्डिंग किसको बनाओगे। कि पहले ही बोल दिया है कि इसमें तीनों एंगल, उसमें तीनों एंगल्स के साथ बराबर है, ठीक है। तो एक जन इसमें एक जन उसमें बराबर है ही। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि किसके साथ बनाओगे। तो हम ए डी और कर देते हैं, ए और डी बराबर है, ठीक है, कॉमा एंगल बी जो है वो एंगल ई के साथ बराबर है, ऐसा हम लेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि तीनों बराबर है ही, पहले से दिया हुआ है। तो एंगल सी किसी ना किसी के साथ बराबर होगा। चलो मान लेते कि एंगल सी और एंगल एफ बराबर है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। गिवन में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ लग रहा है इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, टू प्रूफ लिखेंगे ना। टू प्रूफ का मतलब जो प्रूफ करना है वही बात लिखेंगे, और क्या। तो ठीक है, कहाँ लिखें, जगह तो नहीं है तो जगह इधर है। टू प्रूफ, बताओ क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है एक्चुअली में कि ट्राइंगल सिमिलर है ना। हम लोगों को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो है ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो होगा वो सिमिलर करना है। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसको सिमिलर करने से पहले हमें एक चाहिए होगा चीज, कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइज, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले से बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइज अगर हमको मिल गया तो हम तो ये बहुत ही आराम से इजीली लिख देंगे, हेंस दिस इज ट्रू।
तो आया बात समझ में कि इसके पीछे का जो टारगेट है वो कहाँ तक जाना है। सो ठीक है, अब इसमें जो है कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। देखो ये प्रूफ कुछ ऐसा प्रूफ है कि जब तुम लोग कंप्लीट देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी क्या है कि अब ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डी से कुछ दूरी पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस तरीके से करेंगे। अगर ए बी 10 है तो मेरा मार्क किया हुआ पॉइंट से डी तक वो भी 10 होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं यहां पे m मार्क किए, m इस तरीके से कि ए बी पे सिंगल टिक कर रहे हैं तो डी एम पे भी सिंगल टिक करना पड़ेगा, या फिर सिंगल छोड़ दो, मत ही करो, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर ये ए बी और डी एम बराबर है इसका मतलब मेरा कहने का ये मतलब है। अब अगर ए सी का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 8 सेंटीमीटर है तो हम वहां पे एक पॉइंट ऐसा मार्क करेंगे कि ये पॉइंट से लेकर के डी तक, इसका नाम एन दे देते पॉइंट का नाम, तो ये डी एन किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन किया, मेरे द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। क्यों कर रहे सब कुछ समझ आएगा, क्यों ऐसा ही होना चाहिए सब कुछ समझ आएगा। अब हम लोग मार्क कर दिए, नाउ वी विल जॉइन दिस पॉइंट एम एंड एन। सो ऑब्वियसली ये डॉटेड से होगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में, यहां पे कंस्ट्रक्शन यहां लिखते हैं, है ना। देखो ऐसे किया गया, मार्क एम ऑन किस पे, एम ऑन किस पे, डीई पे, डीई पे, एंड मार्क एन, एंड एन को मार्क किया गया है ऑन किस पे, डीएफ पे, सच दैट इस तरीके से मार्क किया गया है कि डीएम का लेंथ उतना ही है जितना ए बी है। मतलब यहां पे ये कहने का मतलब है कि दिस ए बी इज इक्वल टू डी एम, और ये एन को इस तरीके से मार्क किया गया है इस तरीके से कि डी एन का लेंथ उतना ही है जितना कि ए सी है। मतलब ए सी और डी एन बराबर है, हाँ या ना। यहां तक समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्शन, ओके। अब इसके बाद हम प्लानिंग बताते हैं, ठीक है। देखो प्लानिंग ये है कि अगर देखो ध्यान से, इसमें हम सिंगल टिक लगा ही देते हैं, तो ए बी में सिंगल तो डी एम में सिंगल, ए सी में डबल लगाएंगे तो डी एन में डबल लगाना पड़ेगा क्योंकि ए सी और डी एन बराबर है। बीच में एंगल ए और एंगल डी क्या नजर आ रहा है, एंगल ए और एंगल डी बराबर। तो ये देखो तो सब कुछ इक्वल मिल रहा है यहां पे। तो क्या बोलोगे, साइड, बीच में एंगल और साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। आ रहा बात समझ में, कॉन्ग्रुएंसी तो याद होगा ही। हम यहां पे क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके साथ। अब पैटर्न चेक करना पड़ेगा ए बी सी का, ए बी सी सिंगल साइड खाली, तो डी एम एन, ट्राइंगल डी एम एन के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यहां पे भी हमें कॉन्ग्रुएंसी से बेनिफिट्स मिलते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल से रिलेटेड 6 बेनिफिट, उसको बोलते थे सीपीसीटी। तो 3, जैसे यहां पे देखो ए बी बराबर डी एम, पहला 2 लेटर, सेकेंड थर्ड लेटर बी सी बन रहा है, सेकेंड थर्ड लेटर एम एन बन रहा है, तो बी सी बराबर एम एन, ठीक है, बी सी बराबर एम एन बन रहा है। सब कुछ क्लियर है ना, ओके। फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर ए सी, फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर डी एन, तो ए सी बराबर डी एन होगा। सब कुछ यहां पे हमें कैसे मिल रहा है, देखो यहां से बेनिफिट हमें मिला ए बी बराबर व्हाट, ए बी बराबर डी एम। लेकिन यहां सीपीसीटी से इसके पीछे रीजन क्या लिखोगे, सीपीसीटी लिखोगे ना कि ए बी बराबर डी एम क्यों है, सीपीसीटी, है ना। ये देखो ये दिस बीसी विल बी, बीसी कैसे मिल रहा है, सेकेंड से थर्ड पे जा रहे हैं, तो यहां से सेकेंड से थर्ड पे जाना पड़ेगा। तो यहां पे बीसी मिला, यहां पे एमएन मिला, सो बीसी इक्वल्स टू एमएन हम लोग लिखते थे और इसके पीछे लिखते थे तुरंत सीपीसीटी लिख देते, हाँ या ना।
अच्छा एंगल्स भी तो बराबर होगा, बताओ तो एंगल बी किसके बराबर? तो यहां पे सेकेंड लेटर बी है, सेकेंड लेटर कौन है? बी, सेकेंड लेटर कौन है? एम। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी और एंगल एम बराबर होगा। देखो तो फिगर में एंगल बी और एंगल एम, अगर यहां पे हम इस तरीके से इसमें मार्क करें तो इस पे भी यहां पे मार्क कर सकते हैं, और यहां पे सिंगल और यहां पे भी सिंगल, तो ये पता चलता है कि एंगल बी और एंगल एम बराबर है। और इसके पीछे एंगल बी और एंगल एम, साथ ही साथ एंगल सी किसके बराबर है? एंड एंगल सी किसके साथ बराबर? तो एंगल सी सबसे लास्ट वाला लेटर है, तो यहां सबसे लास्ट लेटर एन लिखा हुआ है, तो सी और एन बराबर होगा। अब इन दोनों के पीछे हम रीजन देंगे सी पी सी टी। बोलो समझ में आ रहा है? ये तो तुम लोग क्लास 9 में करते थे। अब यहां से बेनिफिट ये होगा कि एंगल सी, अब देखो यहां मार्क कर देते हैं, अगर ये एक्स है बी तो एम भी एक्स होगा, अगर ये सी वाई है तो ये सी वाई, तो एन भी कितना होगा? वाई होगा, तो एन भी यहां पे वाई लिख सकते हैं क्या? और एंगल बी और एंगल ई पहले बराबर दिया हुआ था, एंगल बी और ई पहले से देखो तो यहां पे गिवन में है ये एंगल बी बराबर एंगल ई, तो अगर एंगल बी एक्स डिग्री है तो एंगल ई कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। एंगल सी और एंगल एफ पहले से बराबर दिया हुआ, सी और एफ, तो अगर एंगल सी वाई है तो एंगल एफ कितना करोगे? ये भी वाई होगा। नाउ इस ट्राइंगल में झांको ना थोड़ा सा, एक्स एक्स बराबर है एंगल, वाई वाई बराबर है, तो तुमको नहीं लगता कि यहां पे कुछ पैरेलल लाइंस और कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल का खेल हो रहा है? यहां पे अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? अगर दिस mn इज पैरेलल टू EF यू कैन यूज थेल्स थ्योरम। हाँ पैरेलल है ना, ये बराबर हुआ तो हमको समझ में आ गया कि ये पैरेलल है, ये बराबर है। और ये बात मेरे से छुपाया गया था, mn इज पैरेलल टू EF, ये हमें पता ही नहीं था। ये पता कब चला? जब ये दोनों बराबर देखने को मिला। बोलेंगे अरे ये कॉरस्पॉन्डिंग बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि mn इज पैरेलल टू EF, mn इज पैरेलल टू EF, mn और EF पैरेलल है। mn EF पैरेलल तो सीधा BPT यूज कर सकते हैं हम लोग इस ट्राइंगल में। BPT यूज करोगे तो क्या यूज कर सकते हो? DM अपॉन EM, DM अपॉन DM अपॉन ना DM अपॉन DE। अब ये तुम लोग अगर 5 मिनट वाला स्पैन यूज नहीं देखें तो फिर दिक्कत है। बोल भाई। हाँ अभी हम सब प्रूफ नहीं करना है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि ये बराबर हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी ये प्रूफ समझो पहले तुम, ठीक है? प्रूफ ही नहीं समझ आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट किया तुम? कहां नहीं समझे बोलो? ये पैरेलल नहीं समझ आया, CPCD समझ में आया? तो x x बराबर y y बराबर समझ में आ गया, और ये वाला b एंगल b और एंगल e भी बराबर समझ में आ गया क्योंकि गिवन में है। तो अगर ये इसके बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जैसा एक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब mn पैरेलल EF नहीं है। तो यहां तक समझ में आ गया mn पैरेलल EF। अगर ये है तो हम BPT यूज कर सकते हैं। BPT क्या बताता है? हाफ अपॉन हाफ, या फिर हाफ अपॉन पूरा, या फिर लोअर हाफ अपॉन पूरा, ऐसे भी कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। अब तुम बोलोगे कि क्यों ये हाफ अपॉन पूरा वाला रिजल्ट क्यों? हम बोलेंगे कौन तुमको तुम्हारे टारगेट तक पहुंचा रहा है, तुम उसको यूज करोगे या आलतू फालतू चीज यूज करोगे? नहीं ना, ठीक है। ओके, सो DM अपॉन DE D और DN अपॉन DF, DN अपॉन DF। According to our construction, this DM is actually equal to AB। DM बराबर AB है, तो इस DM को चेंज कर सकते हैं और सीधा AB लिख सकते हैं। DN को चेंज करके AC लिख सकते हैं। AB अपॉन D मिला, देखो AB अपॉन ये पूरा D, फिर क्या मिला? AC अपॉन ये पूरा DF। और ये इस तरीके से मिल रहा है कब? जब हम ऐसा कंस्ट्रक्शन किए। नाउ जस्ट कंसीडर कि तुम अब ये कंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हैं। हम यहां पे कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे, एक पॉइंट यहां पे लगाएंगे
इस तरीके से n और यहां पे लगाएंगे m कि एफ एन मस्ट बी इक्वल्स टू सी ए, मतलब सी ए का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका होना चाहिए, और इस बी सी का जितना लेंथ है बी सी के बराबर यहां पे ये वाला लेंथ है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो जब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था तो ये दोनों का मिला, अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा तो ये वाला मिलता कि नहीं मिलता? नहीं समझ में आया? बोलो 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 बोलो, ठहरो ठहरो ठहरो, नहीं समझ आया? नहीं आया? चलो फिर से एक बार, फिर से पूरा नहीं, ओके देखो फिर से बता रहे हैं, यहां तक तुम लोग पहुंच गए ना, ये वाला रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके देखो, अब अगर ये 8 है, मान लो ये 7 है, ऐसे मान लिया गया, तो यहां से F पॉइंट से कुछ दूरी पे तक तो 8 आएगा, बोलो, मतलब FM 8 आएगा ना। हम यहां पे एक पॉइंट जो है मार्क करेंगे इस EF पे इस तरीके से कि वो भी 7 ही आ जाए, जितना BC 7 है तो इधर भी N का लेंथ FN का लेंथ 7 है, क्यों? क्योंकि BC का लेंथ 7 है। हम जानबूझ के यहां पे स्केल से नाप लिए, फिर इधर स्केल से नाप के मार्क क्लिक कर दिए। तो ऐसा करने से इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दिए ज्वाइन, तुम देखो इस ट्राइंगल में ABC में एक साइड 8 एक साइड 7, इस FMN में एक साइड 8 एक साइड 7, और एंगल C बराबर एंगल F यहां से, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहां पे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल A बराबर एंगल M होगा, एंगल B बराबर एंगल N होगा, और एंगल B और एंगल E पहले से बराबर है, B बराबर N B बराबर E, मतलब ये दोनों भी बराबर। तो फिर से देखो तो वही वाला कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर हो गया, इसका मतलब ये और ये पैरेलल है तो थेल्सियम यूज कर सकते हो। यहां से क्या मिलेगा? एफ एम अपॉन एफ डी, एफ एन अपॉन एफ डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एफ एम अपॉन एफ एन अपॉन एफ ई, एफ एन अपॉन एफ ई, और एफ एम अपॉन एफ डी, एफ एम अपॉन एफ डी। अब ये देखो एफ एन तुम कंस्ट्रक्शन किए हो ना, ये एफ एन किसके बराबर बनाए हो? सॉरी एफ एन किसके बराबर बनाए हो? एफ एन बी सी, तो एफ एन को हटा के बी सी नहीं कर सकते हो क्या? और ये एफ एम किसके बराबर बनाए हो? एफ एम किसके बराबर? ए सी, तो यहां से ए सी कर सकते हो क्या? अब देखो तो जरा, ए सी अपॉन डी एफ, ये भी ए सी अपॉन डी एफ ही है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? इनको यूज करके लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? सुनो कैसे लिखते हैं, सुनो ध्यान से, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, इसको तो लिख देंगे। नाउ दिस ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, तो दिस ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, लेकिन इस बी सी अपॉन ई एफ को हम यहां पे ए बी अपॉन डी था ना, हम इस बी सी अपॉन ई एफ को यहां पे और इसको इधर कर देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो बी सी अपॉन यहां लिखो ना, बी सी और ई एफ को यहां लिख दो, बी सी अपॉन ई एफ को, और किसको चेंज किया? ए सी वाला को, तो यहां लिख देंगे ए सी अपॉन डी एफ। अब बताओ ये तुमको मिला रिजल्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर होते हुए दिखाई दे दिया, और एंगल्स ऑलरेडी बराबर था, और ये तुम लाए हो, तो ऑन द कलेक्टिवली देखो ना, एंगल्स बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर, इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या? सिमिलर। समझ में आया? हो गया प्रूफ, लिख लोगे अब
यस एग्जैक्टली लिख सकते हो, लेकिन हम फिर भी लिख के दिखाएंगे एक बार, है ना। चलो अब फॉलो करते जाना बात को, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सेकेंड वाला बात है ना, जो यहां पे कंस्ट्रक्शन की है, नहीं करेंगे, सिमिलरली वाला फैक्ट यूज करेंगे, ठीक है। क्या बोला भाई? हाँ अजीब बात कर रहे हैं यार तुम लोग। अभी आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन तो कर दिए, सिर्फ लिखेंगे, लेकिन बोलते जाएंगे ताकि तुम लोग कनेक्ट करते जाओ, और क्या। एकदम भाई, गिवन हो गया। टू प्रूव लिखना है तो यहाँ लिखता है टू प्रूव। क्या प्रूव कर रहा है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, ये प्रूव करना है। वो कंस्ट्रक्शन दरअसल हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जगह बन जाएगा। देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया गया, मार्क एम ऑन डी एंड एन on df such that, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ पे m और यहाँ पे n इस तरीके से कि ये dm बराबर हो गया ab के, कि ये dm बराबर हो गया ab के, और ये n जो मार्क किया गया dn वो बराबर हो गया ac के, dn बराबर हो गया AC के। इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है और फिर इसको ज्वाइन भी किया गया इस तरीके। तो यहां पे वो भी लिखेंगे कि ज्वाइन MN, ठीक है, ओके। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे इस ABC और DMN के बीच में, तो लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DMN। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते थे, याद है ना? AB बराबर क्या, DM, कहाँ से बोलो, कंस्ट्रक्शन से, हाँ, साइड हो गया। फिर एंगल A बराबर एंगल D है, कहाँ से, हाँ, गिवन से, दिया हुआ है ना ये। फिर AC बराबर DN है, कहाँ से, फिर से वापस कंस्ट्रक्शन से ही ये वाला है कि नहीं। तो क्या देखने को मिला, एक ही ट्राइंगल में जज करना, AB को यूज किया, AC को यूज किया, बीच वाला एंगल मतलब साइड एंगल साइड SAS। तो बोलेंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, है ना, इस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके साथ, ट्राइंगल कौन सा बताओ, ABC लिखे है ना, ABC, तो ऐसे लिख लो DMN के साथ बराबर हुआ। यहां से CPCT से बहुत सारा चीज मिलेगा, तीनों साइड तीनों एंगल बराबर मिलेगा, पर मेरे काम का चीज जो है उसको यूज करेंगे जो मेरे टारगेट तक लेकर के जाए, जो है ना।
तो वो लेकर के जाएगा ये एंगल बी बराबर एंगल एम हो चुका है। कैसे, यहां देखो सेकेंड लेटर बी सेकेंड लेटर एम, तो एंगल बी बराबर एंगल एम और साथ में सी बराबर एन। देखो लास्ट में सी लास्ट में एन, मतलब एंगल सी बराबर एंगल एन होगा, एन होगा। तो ये दोनों जो हमें मिल रहा है रिजल्ट ये वाला, ये कैसे मिला बताना जरा। तो यहां बगल में रीजन लिखोगे ब्रैकेट में, क्या लिखोगे, सी पी सी टी लिख दोगे, ठीक, बाई सी पी सी टी, ओके। और नोट्स कैसे बनाना है समझ में आ रहा है, कैसे हम लिख रहे हैं, पहले ये वाला फिर ये, इसी के नीचे तुमको ये वाला लिखना है, ओके। नाउ अब ये तो हो गया, अब देखो उसके बाद बोलेंगे बट दिस एंगल बी जो एम के बराबर दिखाई दे रहा है, एंगल बी किसके बराबर दिखाई दे रहा है, एम के, वो एंगल बी एक्चुअली में किसी और के बराबर है, ई के। तो एंगल बी बराबर एंगल ई, और जो एक्चुअली में जो मतलब कि जो एंगल सी एन के बराबर दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली में एंगल सी किसी और के बराबर है, किसके साथ, एफ के साथ। तो एंगल सी बराबर एंगल एफ लिखेंगे, बोलो है कि नहीं। अब बोलेंगे मिला दो ना दोनों को, एंगल बी एंगल एम, एंगल बी बराबर ई, मतलब एम और ई बराबर होगा, बोलो बोलो। तो दिस मीन्स कि एंगल एम बराबर एंगल ई होगा, एम और ई, मतलब ये एम और ये ई बराबर हो जाएगा। यहां से देखो एल एच एस सी मतलब एन और एफ भी बराबर होगा, तो बोलेंगे एंड एंगल एन बराबर एंगल एफ होगा, बोलो बोलो। इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए, इन दोनों को, तो ये कैसा कैसा एंगल्स है, एम और ई कॉरस्पॉन्डिंग, और कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हो गया, इसका मतलब कंफर्म ये पैरेलल है। तो बोलेंगे बट दीज टू एंगल्स, बट these angle M and angle E are कैसा एंगल, आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ तो ठीक है, बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल, और यही रीजन है, बस इक्वल ही रीजन हो गया कि हम MN को पैरेलल बोल पा रहे हैं EF के। आ रहा बात समझ में, आया बात समझ में। और कहीं ना कहीं एंगल्स बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करना है, रेशियो 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 बीपीटी ही दे सकता है, इसलिए पैरेलल प्रूफ तो करना ही था, नहीं करते तो ये दिया होना चाहिए था। आ रहा बात समझ में, क्यों क्यों कैसे कैसे लिंकअप हो रहा है सारे चीज। अब ये पैरेलल हो गया, हम लोग यूज करेंगे क्या, बीपीटी यूज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट अब मिटा देते हैं हम, तो चूंकि यहां पे है MN पैरेलल EF, तो यहीं पे लिखते हैं ना, देयरफॉर यूजिंग क्या, यूजिंग थेल्स थ्योरम है ना, यूजिंग, हाँ यूजिंग बीपीटी लिखो, थेल्स थ्योरम लिखो, एक ही बात है। और क्या मिलेगा बोलो, कहाँ यूज कर रहे हो, ये कहाँ पैरेलल दिया है, MN EF, इस ट्रायंगल में DEF में, MN पैरेलल EF, ये पैरेलल है। तो बीपीटी यूज करेंगे तो हाफ अपॉन हाफ भी मिल सकता है, या हाफ अपॉन पूरा मिल सकता है, DM अपॉन D, सब बताया जा चुका है लेक्चर 1 में, देख ली थी। DM अपॉन DE इक्वल्स टू DN अपॉन DF मिलेगा, मिल गया। अब ये DM कहाँ है, DM किसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन से, तो इस DM को हटा करके हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं DM को हटा करके AB लिख सकते हैं, नीचे तो D है ही, ठीक है, इक्वल्स टू ये DN, देखो तो ये DN किसके बराबर है, AC के, तो DN के जगह पे AC लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू DF। ये मिला, ये रेशियो मिला। ध्यान से कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, M एक मार्क किया, N एक मार्क किया, तो M के कारण मिला, M देखो क्या मिला, AB अपॉन जिस पे मार्क किए M, और ये AB किसके बराबर था, DM के, तो वही D से E मिला, AB अपॉन D, ठीक।
फिर ए सी किसके बराबर था, एन के बराबर था, आई मीन डी एन के बराबर था। तो डी एन को एक्सटेंड करो तो डी एफ मिलेगा, मतलब ए सी अपॉन डी एफ मिल रहा है ध्यान से। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बोलेंगे कि सिमिलरली अगर हम, अरे स्पेलिंग सिमिलरली का गलत हो गया ना, क्या होगा बताना जरा, क्या सिमिलरली, सिमिलरली इसी प्रकार से हम मार्क करेंगे। अच्छा छोड़ो ना, छोड़ो, देखो मार्क करेंगे एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, यहां पे मार्क करेंगे और यहां पे मार्क करेंगे। अब ध्यान से, ए बी जिसके बराबर बनाए थे उसी को एक्सटेंड कर दिए, डी मिल गया, ए बी अपॉन डी मिला। अब यहां पे ध्यान से हम एक तो मार्क यहां पे किए हैं, मतलब दिस एफ एन इक्वल्स टू सी ए, तो क्या मिलेगा, ए सी अपॉन, सिमिलरली ए सी अपॉन, देखो ध्यान से, ए सी किसके बराबर बनाए हैं, एफ एन के, तो एफ एन को एक्सटेंड करोगे क्या मिलेगा, एफ डी, यहां पे एफ डी लिखेंगे, इक्वल्स टू एक इधर मार्क किया गया है और ये ऐसा मार्क किया गया कि ये वाला बराबर हो गया किसके, बीसी के, तो बीसी अपॉन क्या मिलेगा, इसका एक्सटेंडेड वर्जन एफ ई या ई एफ लिख दो, बोलो मिलेगा, कुछ मैच कर रहा है, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन, ये भी एफ डी को एफ डी ना डी एफ लिख दो, हाँ समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से हम स्टार्टिंग वाला जो कंस्ट्रक्शन, जो हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है वो m और n था, मार्क किए थे इस तरीके से कि वो मिला ए बी के बराबर मार्क किए, और n इस तरीके से मार्क किया गया कि दिस डी एन इक्वल्स टू ए सी हो गया। अब जिसके जिसके बराबर ए बी के बराबर किए हो तो ए बी अपॉन डी, क्यों, क्योंकि मार्क है m, डी एम बराबर था ए बी के ना, डी एम को बढ़ा दो क्या मिल रहा है, इसलिए ए बी के नीचे डी। फिर ए सी के बराबर बनाया गया था इधर वाला डी एन, तो ए सी अपॉन लेंगे और डी एन, और ए सी बराबर किया गया तो ए सी अपॉन डी एन को एक्सटेंड कर दो डी एफ, इसलिए ए सी अपॉन डी एफ। उसी तरीके से अब सिमिलरली करके यूज करेंगे कि हम यहां और यहां मार्क कर रहे हैं इस तरीके से कि ये वाला जो एफ एन है वो ए सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर किया गया इसको, तो मिलेगा ए सी अपॉन इसका एक्सटेंडेड वर्जन एफ डी, ए सी अपॉन एफ डी, ए सी अपॉन एफ डी, डी एफ एक ही बात है। फिर इधर ये बी सी के बराबर किया गया, यहां पे जो मार्क किए हैं मान लो इसको टी देते हैं, तो दिस टी एफ इज इक्वल टू बी सी कंस्ट्रक्शन, तो बोलेंगे बी सी के बराबर ये है, तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन नीचे में आ जाएगा, बी सी अपॉन एफ ई या ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। हाँ, तो ये जो आ रहा है एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रूफ करेंगे तो ये मिलेगा, तो उतना सेम प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली यूज करो, हो गया काम, ठीक है। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दो, है ना, कंबाइन करो तो क्या मिलेगा, देखो ए बी अपॉन डी किसके बराबर है, किसके बराबर, ए सी अपॉन डी एफ बराबर ए सी अपॉन, अब तुम लोग बोलोगे अरे इतना दूर लिख दिए, हाँ, नहीं है क्या, इक्वल लिखा हुआ है ना बराबर, जिसे ए बी यहां बीच में इक्वल दे देंगे या यहां दे, एक ही बात है, छोटा दे बड़ा दे दे या इसी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, बराबर है। नाउ इस वाले रिजल्ट को देखेंगे तो ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर है, तो यहां पे ए सी अपॉन डी एफ इधर मत लिखो बराबर करके, बराबर कर इधर भी तो लिखा जा सकता है, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, और बीच में बी सी अपॉन ई एफ आ गया, तो लग रहा है कि ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के बराबर नहीं है, जो कि है ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन, अरे अल्टीमेटली कुल मिलाकर बराबर है यार, इतना हम भी क्या ही कर रहे हैं, नहीं सिंपल सा तो चीज है, x बराबर y है, y बराबर z है, तो तीनों बराबर हुआ, x बराबर y बराबर z, सिंपल सा बात है, ठीक है। ओके, नाउ देख सकते हो तुम्हारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ चुका है ना, हो गया, तीनों एंगल्स बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, लास्ट में लिख दोगे हेंस ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पैटर्न चेक किए ए बी सी, तो यहां डी एफ मिलेगा क्योंकि ए के बराबर डी है, बी के बराबर सी है और सी के बराबर एफ है, तो ट्राइंगल डी एफ ही तो मिलेगा, समझ में आ गया।
चलो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, है ना। दो टू प्रूफ जो है कल देखेंगे कल का क्लास में।